अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज का व्लॉग डॉक्टर हिना के साथ। डॉक्टर हिना जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ये भी कुछ इस तरह का टॉपिक है कि आजकल ये चीज़ें बड़ी कॉमनली हमें सुनाई दे रही हैं, वरना इससे पहले तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ ट्यूब में प्रेगनेंसी के हवाले से। अभी ट्यूब में प्रेगनेंसी कैसी होती है ज़रूर हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, पेनलेस टीवी पे ये खास सेगमेंट doctor.com आपके लिए, ताकि आप आगाही हासिल कर सकें, आपको पता चल सके कि एक खातून जो है वो किस किस तरह की मुश्किलात को फेस कर रही होती है। तो सिर्फ फेस करना जो है वो नहीं है, हमें उसका ट्रीटमेंट जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कि ट्यूब में प्रेगनेंसी क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर हिना, पहले तो इतने ख़वातीन जो है वो माएँ बनी, बड़ा कम सुनने में आता है। अब तो सुनने में आ रहा है ये ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, ये कैसे? एक्चुअली जो यूट्रस होता है, जिसको आम ज़बान में बच्चेदानी कहते हैं, उसके दोनों साइड्स पे ट्यूब्स होती हैं और वो ट्यूब्स में प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है बेसिकली वो ट्यूब्स में ही होती है और उन दोनों ट्यूब्स के एंड्स पे ओवरीज होती हैं। ओवरी से अंडा निकलता है और वो ट्यूब में जाके रुक जाता है और फिर जब स्पर्म जो है वो ऊपर जाता है यूट्रस की कैविटी से, वो उस ट्यूब में जाता है और उस ओवम को जब वो मीट करता है तो वो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइज करता है उस ओवम को, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम। वो फर्टिलाइज्ड ओवम नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो ट्यूब से ट्रैवल करके, जो ट्यूब होती है उसकी अपनी मूवमेंट्स होती हैं और उसके अंदर सीलियास होते हैं जो कि पुश करते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम को। वो यूट्रस की कैविटी में आके यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है। वो दिस इज़ नॉर्मल प्रेगनेंसी। वो इम्प्लांटेशन होती है और फिर वहाँ पे वो फर्दर डिवाइड होता है और ग्रो होता है। दिस इज नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब कभी कभार ये होता है कि कुछ रीजंस की वजह से जो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई थी जिस ओवम की, वो वहीं रह जाता है। या तो उसमें कभी कभार ये होता है कि जो ट्यूब्स के सीलियाज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हुए होते हैं, वो उसको पुश नहीं कर पाते। जो ट्यूब की मूवमेंट्स होती हैं वो सही नहीं होती, जो कि हो सकता है उसमें एडिशंस हुए हों, यानी कि टिश्यूज़ पीछे आगे जो टिश्यूज़ होते हैं उसके साथ वो चिपकी हुई हों ट्यूब्स, तो वो मूव नहीं कर पाती फ्रीली, तो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई होती है। सीलियास डिस्ट्रॉय हुए होते हैं। ये दो मेजर कॉजेज़ होते हैं और ये ट्यूब्स के चिपकने का मेजर रीज़न होता है कि रिकरेंट पेल्विक इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं पेशेंट्स को, जिनकी वजह से ये ट्यूब्स जो हैं वो उसमें एडिशंस बन जाते हैं, इनकी फाइब्रोसिस हो जाता है, ये वो दूसरे टिश्यूज से जाके चिपक जाती हैं और उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। तो वो फर्टिलाइज ओवम जो फर्टिलाइजेशन हुई थी ट्यूब में, वो ट्रैवल करके यूट्राइन कैविटी तक नहीं आ सकता और जब वो यूट्राइन कैविटी में नहीं आता तो वहीं पे प्रेगनेंसी ग्रो होना शुरू हो जाता है, फर्दर डिवीजन होता है और प्रेगनेंसी वहीं पे, इसको हम कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक तो ये ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, इसके बेसिकली हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि यूट्रस के बाहर जो भी प्रेगनेंसी होती है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन होती है। और इसी तरह से मोस्ट कॉमन साइट जो प्रेगनेंसी की है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो है वो ट्यूब्स होती हैं। और इसके अलावा जो सेकंड कॉमन कॉज है वो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जो हमारा एब्डोमेन होता है, यानी कि हमारे जो आंतें और जो हमारा पेट होता है, वहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं ऐसी, तो ये ओवम जाके, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो ट्यूब से निकल के यूट्रस में जाने के बजाय वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है और वो जो ओमेंटम कहते हैं हम जिस लैंग्वेज को, जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज होती है उसमें ओमेंटम कहते हैं उन मेम्ब्रेन्स को, उस पर जाके चिपक जाता है और वहाँ पे प्रेगनेंसी ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। तो ये भी एक तरह की एब्नॉर्मल प्रेगनेंसी है, जिस तरह से ट्यूबल प्रेगनेंसी है। सही, लेकिन इसको फिर ख़त्म करना ज़रूरी है ना। ये जाहिर सी बात है, अगर वो कहीं और चला गया है तो वहाँ पे ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी। नहीं, कुछ हद तक ग्रोथ होती है। ज़्यादातर इस तरह की प्रेगनेंसी जो होती है 6 to 10 वीक्स में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये एक चीज़ बताइएगा कि ये खुद ब खुद कैसे ख़त्म हो रही है? खुद ब खुद ऐसे ख़त्म होती है कि एक तो ये होता है कि ट्यूबल अबॉर्शन हो जाता है। ट्यूबल अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि इंस्टेड ऑफ
कैविटी में आने के बजाय होता है कि वो दूसरा एंड जो होता है ट्यूब का वो खुला हुआ होता है, जो कि पेल्विस में, जो कि एब्डोमेन से कनेक्टेड होता है, वहाँ चला जाता है। वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वहाँ जाके वो अबॉर्ट हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद ये होता है कि कभी कभार ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली हमारा जो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो एक्टिवेट होता है, और एज अ रिजल्ट वो एब्जॉर्ब हो जाता है कम्प्लीटली, और उसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, हम सिर्फ पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। और कुछ कंडीशंस में वो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, फिर उस कंडीशन में हमें कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन देनी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से उसकी फुल एब्जॉर्प्शन हो जाती है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। और ये तो ट्यूबल अबॉर्शन हो गया। और दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा डेंजरस कंडीशन है, वो है ट्यूबल रप्चर, यानी कि प्रेगनेंसी इतनी हद तक ग्रो कर जाती है कि ट्यूब जो है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है। और जब ट्यूब फटती है तो डेफिनेटली अंदर ब्लीडिंग होती है, और अगर अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो पेशेंट एनीमिया और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसको हम कहते हैं, शॉक में जा सकती है। और अगर उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज़ एक्चुअली सर्जिकल और बल्कि ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी, मैं इसको कहूँगी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी या सर्जिकल इमरजेंसी। इस कंडीशन में हमें फ़ौरन पेशेंट को ओपन करना होता है, लेप्रोटमी जिसको हम कहते हैं। लेप्रोटमी ये होता है कि हम पेट खोल के और हम रीच करते हैं कि अंदर से जो भी ब्लड कलेक्शन है जो भी है, इस कंडीशन में ज़्यादातर हमें ट्यूब को रिमूव करना पड़ता है। अच्छा, अगर ट्यूब निकाल दी जाएगी तो फिर तो दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? अगर एक साइड की ट्यूब निकल जाए, क्योंकि हर महीने हमारे जब साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ऑल्टरनेट ओवम निकलता है। एक साइड लेफ्ट, एक महीने में लेफ्ट साइड से निकलता है, नेक्स्ट साइकिल में राइट साइड से निकलता है। अच्छा, तो अगर एक ट्यूब निकाल लें तो फिर भी 50% चांसेस है कि दूसरे साइड पे जो ओवम निकल रहा है और ट्यूब इंटैक्ट है और हेल्दी है, नॉर्मल है, तो प्रेगनेंसी होने के 50% चांसेस फिर भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पेशेंट को पता चले कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है और मुझे इमीडिएटली भागना है? सबसे पहले तो इसका सबसे मेजर और सबसे बेसिक सिम्टम जो है वो एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब कि पीरियड्स रुकते हैं, यानी कि ड्यू डेट से ऊपर चले जाते हैं, ओवर ड्यू हो जाते हैं पीरियड्स। लेकिन इसमें ओवर ड्यू बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मोस्टली 2 to 3 वीक्स का ओवर ड्यू होता है, क्योंकि ये बिल्कुल शुरू में ही जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है उसी वक्त यूजुअली पता चल जाता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि 3-4 महीने तक पता ही ना चले। तो अगर ऐसा होता है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी ग्रो करना शुरू करती है, तो वो हमें पता चल जाता है। तो यूजुअली 2 या 3 वीक्स का या मैक्सिमम 4 वीक्स का एमेनोरिया होगा, यानी कि पीरियड्स की सेसेशन ऑफ पीरियड्स होंगी। फिर हम उस सेसेशन ऑफ पीरियड्स को पहले कंफर्म करेंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि कभी कभार एमेनोरिया होता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती। सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीटा HCG का टेस्ट होता है, वो हम फॉरन करके देते हैं, जिसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं लेमन लैंग्वेज में। उसको हम फॉरन करके देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट हो गई है, और इस कंडीशन में फिर हम दूसरे जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, उनको फिर देखते हैं कि उसमें से कोई चीज़ रूल आउट हो सकती है कि नहीं, या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, हम वो बनाने की कोशिश करते हैं प्रेगनेंसी अगर रूल आउट हो जाती है। ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। अल्ट्रासाउंड पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायग्नोसिस हो जाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी का या एक्स्ट्रा यूट्राइन जो प्रेगनेंसी है उसका। और अगर वैसे अल्ट्रासाउंड पे अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और वैसे बेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसकी डायग्नोसिस के लिए, वो अगेन लैप्रोस्कोप है। लैप्रोस्कोपी करके देखते हैं, उस पर 100% हमें कंफर्म हो जाता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी है। लैप्रोस्कोपी इज डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक। उसमें यह है कि हम मॉनिटर लगाते हैं और बहुत छोटे छोटे 1 to 2 इंचेस के हम कट्स डाल के उसमें से कैमरा, लाइट एंड इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं। पहले हम डायग्नोस करते हैं, कैमरा डाल के वॉश करते हैं, सक्शन पंप डालते हैं, पहले अच्छी तरह से एब्डोमेन को वॉश करते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए कि कहाँ पर है ट्यूब रप्चर हुई है, अबॉर्शन हुआ है, जेस्टेशनल साइट किस साइट पे प्रेजेंट है, उसको हम क्लीन करते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट्स डाल के हम वहीं से उसको निकाल भी लेते हैं। अगर लेप्रोटमी की ज़रूरत होती है, यानी कि पूरा एब्डोमेन खोल के सर्जरी करने की ज़रूरत होती है, तो फिर हम वो करते हैं और इस तरह से फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहूँगी इस तमाम बात के बाद कि अगर किसी भी कोई भी खातून
प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं और उसके बाद उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इस तरह का हो रहा है, तो फिर आपको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, ना कि ये कि आप घर में बैठे रहें और कहें नहीं ये तो शुरू की प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भी तो डिसाइड कर लेते हैं ना खुद ब खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि शुरू की इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखें जो ये सेगमेंट है हमारा doctor.com और स्पेशली जो ख़वातीन के लिए सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके साथ क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, ये स्टार्ट ही इसलिए किया गया है ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, आप तक ये मैसेज पहुंच सके कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिना, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रही और बहुत अच्छी और काम की बातें आप बताती हैं। ख़ासतौर पर आपके लिए जो फीडबैक मेरे पास आता है वो ये आता है कि डॉक्टर हिना समझाती बहुत अच्छा है वैसे, और बोलती भी बहुत सॉफ्टली है। हाँ भाई, गायनेकोलॉजिस्ट में भी बहुत समय से मुझे डांटती बहुत है तो ये डांटती नहीं है यार, आराम से बात करती है। चलिए जी, हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।